अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम मार्च 2021 का पेपर 12 करेंगे। वो ऑब्वियसली जो जून 2024 में अपियर हो रहे हैं, तो ये इतना भी रीसेंट पेपर नहीं है। लेकिन एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पेपर्स ऑफ एमसीक्यूज एंड दिस इज अ रिलेटिवली चैलेंजिंग एमसीक्यूज पेपर। So this paper is actually quite good for practice still to this date. A business values its inventory lower of cost and net realizable value. Which accounting concept has been applied? इसके लिए मेन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है। इससे इन्वेंट्री ओवर स्टेट नहीं होगी और प्रॉफिट ओवर स्टेट नहीं होगा। ये P2 में भी थ्योरेटिकली पूछता है ये। अच्छा, on 1 May, Tom sold an old motor vehicle with a net book value of 10,000 to Arnold for 12,000. Arnold paid 7,500 by check and agreed to pay the balance by installments. What was the net effect of these transactions is Arnold's accounting equation. तो देखिए, बात उसने टॉम से शुरू की, और अगर ये P2 होता तो उसमें टॉम के ही व्यू पॉइंट से पूछता। लेकिन एमसीक्यूज में जरूर पूछ लिया करें, देख लिया करें, एट टाइम्स दूसरे पार्टी किसी और पार्टी के व्यू पॉइंट से आपसे पूछ रहा होता है। तो यहाँ जो आपको आंसर देना है वो आर्नोल्ड के बिजनेस के व्यू पॉइंट से देना है। तो इसमें अगर अर्नोल्ड की बात करें तो सबसे पहले उसने एनसीए खरीदा है 12,000 का, तो उसके नॉन करंट ऐसे 12,000 से इंक्रीज होंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड उसने बैंक से पे भी किया 7,500। तो ओवरऑल अगर हम एसेट्स की इसमें देखें तो इंक्रीज ज्यादा है और डिक्रीज कम है। तो नेट बेसिस पे एसेट्स इसके इंक्रीज होंगे 4,500 से। अच्छा, और ये रिमेनिंग अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा, तो लाइबिलिटी भी इतने से इंक्रीज होगी। और ये भी आपको पता होगा कि अगर कैपिटल है तो हम एसेट्स माइनस लाइबिलिटी से कैपिटल या इक्विटी आ जाती है। तो एसेट भी आपका इंक्रीज हो रहा है 4,500 से, माइन आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है 4,500 से। तो दोनों ही सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कैपिटल में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जैसा इस ऑप्शन जो, तो ये आउटकम जिस ऑप्शन में दिया हुआ है बस वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। एसेट 4,500 से इंक्रीज होंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी 4,500 से, और इक्विटी में नो इफेक्ट होगा। तो डी इज द आंसर। विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द कैपिटल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन? तो वो कॉस्ट जो कि नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में नहीं इंक्लूड होगी वो हमें चूज करनी है। तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग व्हीकल टू द फैक्ट्री, नहीं, ये तो नॉन करंट एसेट में ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द न्यू मशीन, ये भी नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। और इनवॉइस प्राइस ऑफ मशीन, ऑब्वियसली जो ओरिजिनल प्राइस है वो भी इंक्लूड होगी, वो तो परचेज कॉस्ट 80 से आएगी इसकी। वेरस इंटरेस्ट ऑन लोन पे अगर इंटरेस्ट है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। विच इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। Why do businesses charge depreciation on non-current asset? इसमें सीधा आपको दिया टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर देयर यूजफुल लाइफ्स। इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। द नेट बुक वैल्यू ऑफ अ मोटर व्हीकल्स ऑफ अ कंपनी शोन। अच्छा, इस एमसीक्यू में थोड़ी प्रॉब्लम ये कि एट टाइम्स अब ये लोग भी थोड़ा ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, तो ये थोड़ा या तो क्वेश्चन बनाने में गलती कर देते हैं, या ये उसका एट टाइम्स गलत आंसर दे रहे हो, तो गलती कभी कभी ये भी कर रहे होते हैं। ये भी कोई रोबोट्स या एआई तो है नहीं जो कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ह्यूमन एरर इनके पार्ट में भी एग्जामिनर्स के हो रहा होता है। तो ये मैं आपको डिस्कस कर क्लियर भी करूंगा कि ये एमसीक्यू गलत क्यों है, और आप लोग को उसे इग्नोर करना चाहिए। Beginning of the year, end of the year, opening or closing net book value दी हुई। During the year, an old vehicle was traded in as part exchange for a new vehicle. The part exchange value of the old vehicle was 8,000. The remaining purchase price of the new vehicle 30,000 was paid by check. अब डेप्रिसिएशन क्योंकि मैंने अपनी प्लेलिस्ट में चैनल में कवर किया हुआ है, तो पार्ट एक्सचेंज जिसे नहीं आता
वो वहां से क्वेश्चन जाके देख सकता है जो स्पेसिफिकली मैंने पर्ल एक्सचेंज का किया है, और उसमें मैंने पर्ल एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट डिस्कस भी किए। तो पर्ल एक्सचेंज वैल्यू और इसकी पेमेंट दी हुई, उसके जरिए हम इसके ओरिजिनल प्राइस निकाल लेंगे। पेमेंट्स के लिए 30,000 की है, तो 8 + 30, तो ये हो गया 38,000। तो हम इसको ओरिजिनल प्राइस पे ही रिकॉर्ड करते हैं, ऑल्दो ब्रेकअप में रिकॉर्ड करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये सब ये आंसर निकालना, तो हम ये ऑब्वियसली इसको फेयर, मैं फेयर टी अकाउंट नहीं बनाऊंगा इसका। अच्छा, एक चीज आप लोग देख सकते हैं कि डिस्पोज्ड ऑफ जो व्हीकल है उसकी नेट बुक वैल्यू दी नहीं है, और आप लोगों ने नेट बुक वैल्यू, ये रिवैल्यूएशन मेथड का अकाउंट होता है, उसकी टेक्निक से डेप्रिसिएशन निकाली जाती है अगर मेथड और रेट नहीं दिया हुआ, या स्ट्रेट लाइन के लिए जैसे यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई, तो उस पर डिस्पोज्ड ऑफ व्हीकल जो है उसकी नेट बुक वैल्यू क्रेडिट भी तो होती है। अच्छा, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम पार्ट एक्सचेंज वैल्यू डिस्पोजल प्रोसीड के तौर पे ट्रीट होता है, तो हो सकता है जितनी उसकी नेट बुक वैल्यू हो उतना ही पार्ट एक्सचेंज वैल्यू उस डिस्पोज्ड ऑफ व्हीकल पे मिल गया हो। तो चले देख लेते करके। बिल्कुल रफ टी अकाउंट बनाए, ओपनिंग है इसका 312, सीडी है 305। अब टोटल में एडिशन ले लेते हैं। ऑल द फेयर टी अकाउंट में इस तरह नहीं करना होता, अभी मैंने से टाइम सेव करने के लिए किया है। और एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी 8,000 डिस्पोज्ड ऑफ एसेट की नेट बुक वैल्यू है, डिस्पोज्ड ऑफ व्हीकल की। तो लेट्स सी हमें क्या आंसर देती है, 312 + 38 -8 -305। तो इससे देखे 37,000 आएगा। अब अगर हम ये एजम्पशन कर लेते तो उससे हमारा एक ऑप्शन आ रहा है 37,000, बट द प्रॉब्लम इज दैट इन द आईज ऑफ द एग्जामिनर दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, और एग्जामिनर ने इसको जबरदस्ती जस्टिफाई भी किया एग्जामिनर रिपोर्ट में, वो अपनी गलती नहीं मान रहा। अब इसमें मैं बताता हूँ उसका करेक्ट आंसर क्या है एग्जामिनर का। अब इसने करेक्ट आंसर इस तरह निकाला है कि 312 + 38 -305। नेट बुक वैल्यू को तो स्ट्रेट अवे इसने इग्नोर कर दिया, तो उससे आपका देखिए ये ऑप्शन सी आ रहा है 45,000। एग्जामिनर की नज़र में ये सही आंसर है। अब आप में से जो एक्सेलरेटेड दे रहे हैं उनको तो ये चीज़ और क्लियर होगी, और जो एएस दे रहे हैं उन्होंने सिंगल एंट्री में ये अकाउंट्स बनाए होंगे नेट बुक वैल्यू वाले। तो डिस्पोज ऑफ अगर डिस्पोजल हो रही है तो भाई उसकी नेट बुक वैल्यू लेनी पड़ती है। तो ये डेढ़ होशियारी की है एग्जामिनर ने, और उसको जस्टिफाई भी कर रहा है एग्जामिनर रिपोर्ट, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहां आंसर उसने सी दिया है। तो इन माई ओपिनियन सी शुड नॉट बी द आंसर। या तो उसे नेटबुक वैल्यू देनी चाहिए थी, या अगर हम ये अज्यूम कर लेते कि उस पर डिस्पोज ऑफ हुआ था नेटबुक वैल्यू पे ही, तो फिर वो बी आंसर होना चाहिए था। तो ये गलत एमसीक्यू है। अच्छा, द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4520, दिस डज नॉट एग्री विद द कैश बुक। बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब रिसीट्स पेमेंट से ज्यादा है बैंक स्टेटमेंट में। बैंक चार्जेस ऑफ 89 had not been entered in the cash book. अच्छा, they have unprecedented check paid to suppliers. It's not appear on banks and not on cash book. Sales receipt of 750 have been entered in cash book but did not appear on the banks. तो ये अनप्रेजेंटेड, इसका तो क्लियरली लिखा हुआ बैंक चेक है, ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स है। अब वो कह रहे हैं बैंक बैलेंस टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब अपेरेंटली तो मुझे इस पे कैश बुक का अगर बैलेंस दिया होता तो उसके एरर्स करेक्ट करके जो मैं कैश बुक का करेक्टेड बैलेंस निकाल देता, यानी उसके बैंक कॉलम्स का, वो इसका आंसर हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ उसने स्टेट बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है। तो जिन्हें बैंक रिकंसिलिएशन प्रॉपरली स्टडी किया हुआ है, इस पे हम बीआरएस बनाएंगे। 4520, इसमें अनप्रेजेंटेड चेक माइनस होता है, और अनक्रेडिट डिपॉजिट इसमें ऐड होता है। इसके बाद जो उसका फाइनल बैलेंस है ना, वो कैश बुक के इक्वल आ जाता है, बैलेंस एज पर कैश बुक।
क्योंकि हम बीआरएस से बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के बैलेंस को मैच इक्वल रिकनसाइल कर रहे होते हैं। 4520 माइनस 680 प्लस 750, तो ये हो गया 4590। तो जो ये आंसर है, इसी ये हमारा कैश बुक का भी आंसर बैलेंस हो जाएगा। और ये पॉजिटिव आए तो हमारे लिए, क्योंकि कैश एट बैंक एसेट होता है, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ करंट एसेट। व्हाट में हेल्प अ बुक कीपर डिटेक्ट एरर्स इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, बुक कीपर जो है ना, वो रिकॉर्डिंग स्टेज में इन्वॉल्व होता है। एंट्रीज, टी अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस। और बुक कीपर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं प्रिपेयर करता, वो सब आपका ट्रायल बैलेंस तक, उसकी ट्रायल बैलेंस तक बस वो इन्वॉल्व होता है। तो वो एंट्रीज बनाता है, टी अकाउंट्स या लेजर अकाउंट्स बनाता है और ट्रायल बैलेंस बनाता है। तो उसमें हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जो जिस पे बुक कीपर इन्वॉल्व होता है। कंट्रोल अकाउंट में वो होता है, तो जिसमें टू नहीं है वो आंसर ही नहीं होगा। अच्छा, फिर इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, वो बुक कीपर नहीं, वो अकाउंटेंट, वो थोड़ा और सीनियर स्टाफ बनाता है। तो इसी तरह ऑप्शन बी भी नहीं होगा, तो बचा ही आपका सब सी। एक तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसमें इन्वॉल्व होता है वो, क्योंकि वो उसको रिकंसिलेशन में इन्वॉल्व होगा उसकी, और सेल्स लेजर बैलेंसेस की रिकंसिलेशन में, और ट्रायल बैलेंस में भी बुक कीपर इन्वॉल्व होता है। तो 2 और 4, इसका आंसर सी हो जाएगा। The closing balance on a purchase ledger control account is 163762. The purchases journal had been undercast by 1000. Purchase journal represents credit purchases. अब परचेजेस जर्नल बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, जिसका डेटा कंट्रोल अकाउंट बनाने में यूज होता है। क्रेडिट परचेजेस अंडरस्टेटेड है, तो मैंने कंट्रोल अकाउंट अपने इस पे चैनल में कवर किया हुआ है। तो उसने करेक्टेड बैलेंस पूछा है पीएलसी का 163762। उस पर परचेजेस अगर अंडरस्टेटेड है तो वो उसमें या तो क्रेडिट होंगी, तो एक तरह से वो ऐड होंगी इसमें। अभी इसमें ऐड क्यों होंगी, इस पे क्रेडिट क्यों होंगी, आप लोग मेरा कॉन्सेप्ट डिस्कशन की वीडियो देख सकते हैं जाके, कंट्रोल अकाउंट्स की। 163762 प्लस 1000, तो ये हो गया 164762। A business has calculated draft profit for the year of 15,000. The following are then discovered. General expenses were understated by. The sales general total of 55690 has been posted to the sales account as 56590. अच्छा, सेल्स जनरल जो है वो आपका क्रेडिट सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि आपका क्रेडिट सेल्स जो है वो ओवर स्टेटेड है, तो उसकी अकॉर्डिंगली करेक्शन की जाएगी प्रॉफिट में। रिपेयर टू व्हीकल्स ऑफ 1100 हैड बीन एंटर्ड इन द व्हीकल्स एट कॉस्ट अकाउंट। तो हमने एक्सपेंस को नॉन करंट ऐसे ट्रीट कर दिया, तो जब उस चीज की करेक्शन करेंगे तो उसका प्रॉफिट में इफेक्ट आएगा। अच्छा, ये वाला वीएलडीएस में सैलरीज अकाउंट इंक्लूडेड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 2400 पेड टू सेल्समैन। देखिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी एक्सपेंस है, सैलरी भी एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस गलत तो ले लिया इसने, एरर ऑफ कमीशन किया है, लेकिन स्टिल एक्सपेंसेस का टोटल करेक्ट होगा। तो एक्सपेंसेस का टोटल अगर सही है तो उसकी वजह से प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस चीज का, तो हम 4 को इग्नोर करेंगे। एक तरह से इसका नो इफेक्ट है, नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट पूछा है, निकाल देता हूं मैं आप लोगों के लिए। 15,000 से स्टार्ट होगा। जनरल एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड है, ये माइनस होगा क्योंकि एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। अब इसमें 56590 माइनस 55690, तो 900 से देखकर रेवेन्यू ओवर स्टेटेड था, तो रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा।
अब रिपेयर एक्सपेंस को नॉन करंट ऐसे ले लेता, अब जब दोबारा उसे एज एक्सपेंस लूंगा तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। डेप्रिसिएशन के उसके बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, तो बस हमारा करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 15,000 माइनस 600 माइनस 900 माइनस 1100। तो ये हो गया 12,400। A sole trader maintains a provision for doubtful debt of 5% of TR. Provision for doubtful debts at start of the year was 2750. The following information is available at the end of the year. Trade your irrecoverable debts written off. इसका लिए ऑलरेडी एडजस्टेड है। अब इसने देखिए यहाँ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, क्योंकि यूजुअली एमसीक्यू आ रहा होता है तो वो अफेक्ट ऑन प्रोविजन पूछता है, यहाँ उसने अफेक्ट ऑन प्रॉफिट पूछा है। तो पहले ऑब्वियसली हमें इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन या हमें अलाउंस और इररिकवरेबल डेट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग से हम सोचेंगे कि उसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा। तो उस पर से आपका बेड डेट तो एडजस्टेड है, इररिकवरेबल डेट तो हम 10 पे डायरेक्ट पीएफडी जो है वो सीटी निकाल लेंगे, तो वो आप 37,500 को 5% से करवा दे, तो ये हो गया 1875। अब ओपनिंग बैलेंस है मेरा 2750, तो आप लोग क्या देख सकते हैं कि डिक्रीज इन प्रोविजन होगा। तो डिक्रीज इन प्रोविजन जो है वो इनकम होती है एंड इट इंक्रीजेस प्रॉफिट। तो डिक्रीज इन प्रोविजन इज गोइंग टू इंक्रीज प्रॉफिट। Isarba is a financial year on 31st December. On 31st March 2020, she transferred her private vehicle to the business at a value of 12,000. तो अगर हम पर्सनल डीज को बिजनेस के बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज एडिशनल कैपिटल। हर प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 7800 एंड हर कैश ड्राइंग्स अमाउंटेड टू 8000। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक तो देखो उसने लिखा हुआ है कि हैड बीन प्रोवाइडेड ऑन द व्हीकल, और दूसरा उसने आपको ऑलरेडी प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, तो अनलेस वो कुछ ना कहे इसका मतलब प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन एडजस्टेड है, और उसकी कंफर्मेशन इस हैड बीन प्रोवाइडेड ऑन द व्हीकल से भी हो रही है। सो शी ऑल्सो टुक गुड्स विद अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 एंड अ सेलिंग प्राइस ऑफ 2000। तो इस पर हम लोअर वैल्यू को चूज करेंगे विच विल बी 1000। व्हाट वाज द इंक्रीज इन इसारबास कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो उसने देखे ना आपसे क्लोजिंग बैलेंस मांगा है कैपिटल अकाउंट का, ना उसने आपसे ओपनिंग बैलेंस मांगा है, उसने इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट पूछा है। और अकाउंटिंग में जो इंक्रीज है सिर्फ वो नहीं कि जो ट्रांजेक्शन सिर्फ कैपिटल को इंक्रीज कर रही है उनको हमने ऐड कर दिया, नहीं, हमें नेट बेसिस पे अकाउंटिंग में इंक्रीज या डिक्रीज निकाले जाते हैं। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं उसने कैपिटल को इंक्रीज किया, वो ऐड की जाएंगी, और कुछ ट्रांजेक्शन्स ने कैपिटल को ड्यूरिंग द ईयर डिक्रीज भी किया। तो हम नेट बेसिस पे इंक्रीज निकालेंगे और उसमें इंक्रीज ही आना चाहिए, अदरवाइज आपने कहीं कोई मिस्टेक की है। तो ये 11 स्टार्ट करते हैं। देखिए एडिशनल कैपिटल प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट भी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, कैश ड्राइंग्स कैपिटल को डिक्रीज करेंगी, डेप्रिसिएशन इग्नोर करनी ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और ये जो गुड्स की ड्राइंग है इसको लोअर वैल्यू कॉस्ट पे लेंगे हम इसको, सेलिंग प्राइस पे तब हम ले लेते अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट से लोअर होती, तो हमारा इंक्रीज आ जाएगा। तो ये हो गया 10,800। एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग, इसका मतलब नो ओपनिंग बैलेंसेस। The trader lost all his inventory in a fire. He knows the values of sales and purchases and wishes to calculate the value of the inventory lost. तो उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री तो होगी नहीं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज की सारी फायर में डिस्ट्रॉय हो गई है,
उसे सेल्स और परचेजेस पता है और इन्वेंट्री लॉस कैलकुलेट करना चाहता है। देखिए इसके लिए एक चीज, मेन चीज जो मुझे रिक्वायर्ड है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अब अगर इसने अभी मुझे ग्रॉस प्रॉफिट की और सेल्स की वैल्यू गिवन होती तो मैं उनके डिफरेंस से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेता, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बगैर मैं इन्वेंट्री लॉस निकाल नहीं सकता, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही इन्वेंट्री लॉस को एडजस्ट करते हैं। तो देखिए 12 थोड़ा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यूज करता हूँ, मुझे सेल्स दी हुई है, तो जीपीएन मार्जिन एंड सेल्स से उनसे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इमेजिन, जो अपने कैलकुलेशन नॉर्मली करो तो उसको उसने थ्योरेटिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की है। ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के डिफरेंस के जरिए हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल्स के जरिए हमारा इन्वेंट्री लॉस आ जाएगा। तो जीपी मार्जिन एक्चुअली हेल्प अस हियर। एडमिशन हमें नहीं करना। Which items would appear in a partnership's appropriation account in the absence of a partnership agreement? तो प्रॉफिट फॉर द ईयर तो होगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट नहीं होती, सैलरीज इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट नहीं होती, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑब्वियसली होगा, या प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। और वो पार्टनर्स में इक्वली जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हम दिखाएंगे। तो 1 and 4। Annie and Bernie have been partnership for some years, sharing profit and losses in the ratio 2:1. On 1 January 2020, they decided to introduce interest on drawings. The annual interest on drawings was 1300 for Annie and 800 for Bernie. What effect does this change have on the balance on Annie's current account at 31st December 2020? तो ये तो आप लोग को पता होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से करंट अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करंट अकाउंट में डेबिट होता है। लेकिन आप ये देखें, अब एनी का उसने चेंज पूछा। अब एनी का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 1300 है, उतने से इसके करंट अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज होगा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि 1300 तो आंसर में ही नहीं है। इसका मतलब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से कुछ और इफेक्ट भी है। तो वी विल ट्राई टू फाइंड दैट आउट। तो लेकिन ये अप्लाई रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है, सिर्फ ये नहीं है। अब देखिए 15 में होगा क्या। एक और चीज आप लोग को समझने की जरूरत है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट फॉर द ईयर में एड, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐड होता है। तो एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर बढ़ेगी तो रेसिडुअल प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो हम अभी ऑब्वियसली टोटल रेसिडुअल प्रॉफिट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम रेसिडुअल प्रॉफिट का इंक्रीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1300 प्लस 800। तो ये हो गया 2100। अब जितने से रेसिडुअल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो उस इंक्रीज में से भी जाहिर सी बात है दोनों पार्टनर्स का शेयर होगा। तो उसका ना रेसिडुअल प्रॉफिट में से जो एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा एनी को, उतने से उसका करंट अकाउंट बैलेंस इंक्रीज भी होगा। तो हम 2100 पे, क्योंकि एनी का पूछा है तो एनी का 2/3 हो जाएगा। तो ये होगा 1400। अब बहुत आसान है आपके लिए ये एमसीक्यू। देखे 1400 से करंट अकाउंट बढ़ेगा, और 1300 से करंट अकाउंट डिक्रीज होगा।
तो आप लोग ओवरऑल देख सकते हैं कि 100 का इंक्रीज आएगा एनी के बैलेंस में। तो ये इसका काफी ट्रिकी एमसी, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस पेपर। और ऐसा किसी एक आध का पेपर में आया भी है। तो उसने जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिए, जून 21 का जो वेरिएंट 1 का पेपर है, पेपर 11, उस पर उसने यही चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए टेस्ट की है। तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेसिडुअल प्रॉफिट पे डिफरेंट इफेक्ट होगा। तो सिर्फ यहाँ से कुछ स्टूडेंट रट लेंगे और वही चीज वहां करने की कोशिश करेंगे, वो एमसीक्यू आपका सही नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, वरना वैसे मेजोरिटी से एमसीक्यू होगा नहीं, तो वैसे ही थ्रेशोल्ड में एडजस्ट हो जाएगा। तो एटलीस्ट आपको जो एमसीक्यू आ रहा है फिर वो सही कर ले, ताकि आप एज मच एज पॉसिबल स्कोर कर सके। द टोटल ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी 31 दिसंबर 2019 वॉज, ओपनिंग बैलेंस है ये, क्योंकि अगर दिसंबर 20 की निकालनी तो ये ओपनिंग होगा। और वही देखिए, इसने आपका बैलेंस ऑफ इक्विटी पूछा है। तो इसमें ये कि जैसे बोनस इशूएस का इक्विटी में कोई इफेक्ट नहीं होता, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का भी टोटल इक्विटी में कोई इफेक्ट नहीं होता, और प्रपोज डिविडेंड नॉट एडजस्टेड। तो उसमें हम सिंपल का इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 45,500 से स्टार्ट करेंगे। ये इशू ऑफ शेयर्स तो ऑब्वियसली 100,000 को, अच्छा प्रीमियम ऑफ 0.25 है, इसका एक शेयर 1.25 का इशू हुआ है। अच्छा, आप लोग ये शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम दोनों के लिए अलग अलग अमाउंट भी निकाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया 12,500। इससे ऑब्वियसली टोटल इक्विटी इंक्रीज होगी। बिल्डिंग की अपवर्ड डिवेल्यूशन है, तो 15,000 से इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर भी इक्विटी को इंक्रीज करेगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हम इग्नोर करेंगे, और प्रपोज डिविडेंड एडजस्ट नहीं होता। तो 45,500 प्लस 12,500 प्लस 15,000 प्लस 20,400, तो ये हो जाएगा 93,400। और जिनको डायरेक्ट 12,500 निकालना मुश्किल लगता है, अभी तक डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो आपके लिए भी एक इजी वे आउट है। आप 10,000 को 1 से करें, आपका 10,000 आ जाएगा। तो आप जैसे 10,000 ले लें, ये ऑर्डनरी शेयर कैपिटल इतने से इंक्रीज होगा। शेयर प्रीमियम ऑब्वियसली आपका जो प्रीमियम, जो इन शेयर्स का प्रीमियम है उससे इंक्रीज होगा। तो उसने आपको प्रीमियम पर शेयर दिया हुआ है विच इज 0.25, तो ये 2500 होगा। तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम दोनों को ऐड कर दें, या इन दोनों को भी आप यहाँ अलग अलग मेंशन कर सकते हैं, तो भी आपको 12,500 का इक्विटी पे इफेक्ट आएगा इंक्रीजिंग। वही देखे मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अ लिमिटेड कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट वाज द टोटल नेट कैश इनफ्लो। तो ये होगा सिंपली इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो देखिए नेटबुक वैल्यू ये नॉन कैश है, ये नाइदर इनफ्लो है नाइदर आउटफ्लो है, तो ये इग्नोर करेंगे हम। डिस्पोजल प्रोसीड एलिमेंट होगा, अच्छा रिवैल्यूएशन नॉन कैश है। अभी नॉन कैश के उसके लिए आप लोग कंपनी का कॉन्सेप्ट डिस्कशन या लेक्चर की वीडियो देख सकते हैं। तो ये नेट बेसिस पे 17 कैलकुलेट होगा। 200,000 से डिक्रीज हुआ होगा, ये आउटफ्लो है। रिसीट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स इनफ्लो है। नॉन करेंट एसेट परचेज बाय चेक आउटफ्लो है। डिस्पोजल प्रोसीड्स इनफ्लो है। नेट हमारा इनफ्लो इनफ्लो आ जाएगा, और नेट इनफ्लो होना चाहिए, अदरवाइज हमने कोई गलती की है। इसका ना इनफ्लोज आउटफ्लोज को एक्सीड कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो ये हो गया 60,000। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द रिजर्व्स। रिजर्व्स पे सिर्फ शेयर प्रीमियम है,
Which ratio will help a business assess its ability to meet its immediate cash requirements? तो इमीडिएट लिक्विडिटी तो मैं एसिड टेस्ट रेशियो ही शो करता है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये प्रॉफिटेबिलिटी है, रेशियो है, तो ऑब्वियसली इसका लिक्विडिटी हमें दिखाएगा नहीं। नॉन करंट एसेट टर्नओवर एफिशिएंसी है और रेवेन्यू से रिलेटेड है, तो ये भी हमें कैश लिक्विडिटी नहीं दिखाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिटेबिलिटी है, वो भी हमें लिक्विडिटी से रिलेटेड कुछ नहीं दिखाएगा। The following information for a business was available at the end of its financial year: inventory, bank overdraft, trade receivable, trade paper, rent receivable in arrears। तो ये इनकम का एक रूट है, तो ये हमारा एसेट होगा। There is also a 5-year bank loan of 20,000 repayable in equal annual installments। तो ये 5 ईयर के एंड में रीपे नहीं करेंगे, इसकी हर साल कुछ रीपेमेंट होगी लोन की, तो उसका नेक्स्ट ईयर में हमें कुछ रीपे करना होगा, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ करंट लाइबिलिटी। तो अगर मैं 20,000 डिवाइड बाई 5 कर लूँ तो ये 4,000 हो गया, और हमें निकालना है इस पे करंट रेशियो, कर लेते। करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो इन्वेंट्री 20,000 है, ट्रेड रिसीवल्स 35,000 है, रेंट रिसीवल इन एरियर्स होगा, और बैंक ओवरड्राफ्ट है इसलिए वो करंट लायबिलिटी में आएगा। तो एक तो ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड पेबल है, और नेक्स्ट ईयर 4,000 हम रीपे करेंगे, वो भी आएगा। तो उसका है 2.1167 आएगा, तो उसको 2.12 कर लेंगे, 2.12:1। A manufacturing company pays its production employees basic wages at hourly wage rate every week. It also pays the bonus based on achieving production target। दोनों ही वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट आंसर हो जाएगा। A company receives the following units of raw material into inventory. It then issued 240 units. The issues represent the usage of raw material। तो जिस तरह फिनिश गुड्स हम सेल करते हैं, रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं, तो उसके लिए इशू का वर्ड यूज करता है। इन्वेंट्री इज वैल्यूड यूजिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट एफको मेथड। अब इसमें देख लिया, अगर पूछ कर क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है, और ओपनिंग इन्वेंट्रीज के लिए सबसे पहले उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट निकाल देंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है नहीं, तो सीधा परचेजेस माइनस सेल्स हो जाएगा। यूनिट्स में करनी है कैलकुलेशन, तो होगा परचेजेस के यूनिट्स ये होंगे 120, 100 और 60 जो रिसीव किए। रिसीव तभी होंगे जब खरीदे होंगे। 120, 100, 60, तो ये हो जाएगा 280। 280 में से 240 काट दें तो हमारे 40 यूनिट्स बच गए। अब एवरेज कॉस्ट एफ को में इनको एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू किया जाएगा, तो हमें इसकी एवरेज कॉस्ट निकालनी होगी। तो इसमें देखिए आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री तो है नहीं, वरना इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओपनिंग इन्वेंट्री यूनिट्स प्लस परचेज यूनिट्स। तो ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री तो उसकी है नहीं, तो ना तो उसके यूनिट्स भी नहीं होंगे ना उसकी कॉस्ट होगी, तो सीधा कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स, एवरेज कॉस्ट कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स है। बस अगर ओपनिंग इन्वेंट्री तो आप लोग को थोड़ा केयरफुल रहना होगा। उसने अपनी परचेज कॉस्ट है आपको खुद दे दी है, 4560 है, 4,000 है और 2640 है।
और परचेजेस के यूनिट्स अभी मैंने निकाले वो 280 है, तो उससे हमारी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं आपको यहाँ करके भी दिखा देता हूँ। तो 4560 प्लस 4000 प्लस 2640 डिवाइडेड बाय 280, तो 40 हो गया। मैंने यूजुअली डेसिमल्स में आता है, लेकिन यहाँ चले आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही, तो उसने आपके लिए आसान कर दिया है। $40 पर यूनिट। अभी इसने रॉ मटेरियल यूनिट्स पे दिया, तो ऑब्वियसली इसको पर यूनिट ही लिखेंगे। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 40 पर यूनिट कॉस्ट ऑफ 40 ही यूनिट्स है, तो 4 4 ज़ा 16, 14 टू 40 1600 हो जाएगा। द बजटेड डेट ऑफ एन लिमिटेड एज फॉलोस: प्रोडक्शन लेवल, टोटल कॉस्ट, व्हाट इज द बजटेड फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अगर सिर्फ ये खुद फिक्स कॉस्ट होती तो ये दोनों आउटपुट लेवल्स पे सेम होती, तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, कुछ आप में कुछ को आप हो सकता है कुछ को ये लगे कि वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट अगर है तो पर यूनिट सेम आनी चाहिए दोनों आउटपुट लेवल्स पे। तो यार 27.06, और इसी तरह अगर मैं 546,000 को डिवाइड करूं 25,000 से, तो देखिए दोनों लेवल्स पे पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। और ये तो ये भी कंफर्म कर लिया कि फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये भी हमने कंफर्म कर लिया कि ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। और उसमें से अपने फिक्स कॉस्ट पूछिए, तो हाइलो मेथड के एमसीक्यू कर चुका हूँ, तो हम पहले से इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, जो कि 546,000 माइनस 406,000 डिवाइडेड बाय 25,000 माइनस 15,000। तो ये हो गया 14 पर यूनिट, ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब कोई भी एक आउटपुट लेवल चूज करेंगे, मैं 15,000 चूज कर लेता हूँ, तो मैं 14 को कराऊंगा 15,000 से, तो ये हो जाएगा 210,000। और टोटल में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को मांगू काटू तो फिक्स कॉस्ट आ सकती है, तो 406,000 में से मैं 210 माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 196,000। तो अगर चलो मैं 14 को करवाता आपका 25,000 यूनिट से भी, तो उस आउटपुट लेवल में वेरिएबल कॉस्ट 350 आती, तो फिर मैं 546 माइनस 350 करूँ, तो भी मेरी देखिए वही फिक्स कॉस्ट आ रही है। सही करेंगे तो होगा ऐसा। 24 भी इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है काफ़ी। और जब मैंने अभी अपने स्टूडेंट्स को करवाया तो मेजोरिटी ने गलत किया, चाहे वो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हो, चाहे वो जैसे से पास होना या धक्का मार स्टूडेंट्स है, जिससे स्टूडेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव हो, ऑलमोस्ट सभी ने गलत किया। और उसका रीजन सिर्फ ये कि उन्होंने क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ा, और उन्होंने थोड़ा सा रश किया इस क्वेश्चन में, जल्दबाजी करी उन्होंने। इन मार्च अ कंपनीज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट वाज 2 पर आवर। फिर कह रहे हैं इन अप्रैल दिस रेट इंक्रीज्ड, तो कह रहे हैं व्हाट हैड इंक्रीज्ड इन अप्रैल कॉजिंग द चेंज इन द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब कैलकुलेशन के लिए अगर डेटा दिया हुआ तो करना आसान होता है, तो उस पर कैलकुलेशन तो कोई पॉसिबल नहीं है, उसने आपको कोई डेटा ही नहीं दिया, तो उसने थ्योरेटिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की है। तो ऐसे एमसीक्यू में सबसे पहले रफ अपने सामने फॉर्मूला लिख लिया करें। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आता है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स बजटेड एक्टिविटी से।
तो सबसे पहले एक तो बहुत ही स्टूपिड चॉइस है जो उसने सी में एक्चुअल आवर्स है, ये एक्चुअल एक्टिविटी है। ये तो बिल्कुल ही इसका आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका ओईआर से कोई ताल्लुक नहीं है। और आवरली रेट पे ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स ये वेरिएबल कॉस्ट है। जो ओवरहेड्स है वो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है। अब देखें ओईआर इंक्रीज हुआ है इसका अप्रैल में कह रहे हैं। तो अब अगर आप ओईआर का फॉर्मूला देखें तो या तो न्यूमरेटर इंक्रीज हुआ होगा या डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ होगा। तो हमें कोई ऐसा रीजन ढूंढना है कि या तो बजटेड एक्टिविटी डिक्रीज हो रही हो या फैक्ट्री ओवरहेड। उसने कहा व्हाट इट इंक्रीज इन अप्रैल। अब डी के अगर देखें तो कह रहा है कि अगर बजटेड मशीन आवर्स इंक्रीज हुए होंगे अप्रैल में तो ये तो ओईआर को डिक्रीज करेगी क्योंकि अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो आंसर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए डी भी नहीं हो सकता। लेकिन कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस फॉर द फैक्ट्री ये फैक्ट्री ओवरहेड है और ये फिक्स कॉस्ट होती है। तो अब अगर ये फैक्ट्री ओवरहेड इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज होगा प्रोबेबली। A business absorbs its overheads on the basis of machine hours. The following information is provided. Budgeted overhead, budgeted machine hours, actual overhead, actual machine hour. Overhead and overhead under over absorb. अब इसमें तो ये मैं और भी पेपर्स में कर चुका हूँ, अब तो बस मैं ये सॉल्व ही करूंगा डायरेक्ट। ये तो आप लोग को स्टेज में याद हो जाना चाहिए कैसे करना है। सबसे पहले ओ आर निकाल लेते जो कि 560,000 डिवाइड बाई 7,000 हो जाएगा। तो ये है 80। ओवरहेड एब्जॉर्ब निकाल लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 एक्चुअल मशीन आवर से। तो ये 536,000 और 536,000 जो ओवरहेड एब्जॉर्ब उसको और एक्चुअल का हम कंपैरिजन कर लेंगे। अच्छा एक चीज आप देख सकते हैं कि इसकी एक्चुअल एक्टिविटी बजटेड से कम है। तो इस चीज में अंडर एब्जॉर्ब के चांस ज्यादा होते हैं और यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं कि ओवरहेड एब्जॉर्ब जो है वो एक्चुअल ओवरहेड से कम है। तो इसमें ओवर एब्जॉर्ब वाला तो कोई आंसर ही नहीं होगा। बी या डी में से होगा। तो 536 माइनस 564 तो ये देखिए आपका 28,000 अंडर एब्जॉर्ब आया। विच सिचुएशन इज नॉट सुटेबल फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मेक और बाय मार्जिनल का यूज है, ये आंसर नहीं होगा। शॉर्टेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज है, ये आंसर नहीं होगा। अब आप में से मेजोरिटी ए और बी में फंसेंगे। कोटिंग अ सेलिंग प्राइस फॉर अ स्पेशल ऑर्डर, नेगोशिएटिंग अ रेगुलर सेलिंग प्राइस विद कस्टमर। स्पेशल ऑर्डर में यूजुअली मार्जिनल यूज कर लेते हैं क्योंकि उसमें ये कि अगर वो कस्टमर में प्राइस कम भी दे रहा है इन कंपैरिजन टू अवर नॉर्मल सेलिंग प्राइस तो हम ये चेक कर सकते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है या नहीं है। रेगुलर सेलिंग प्राइस के लिए एब्जॉर्प्शन इज मोर सुटेबल क्योंकि उस पर टोटल कॉस्ट पे प्राइसिंग होती है। तो हमें दोनों में से बेहतर चूज करना है तो बेहतर ए है। द फॉलोइंग बजटेड इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर 10,000 यूनिट्स। उसने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पूछा है। तो ये भी मैंने कवर किया हुआ अपने चैनल पे तो उसका आप लोग को आइडिया होना चाहिए फॉर्मूला का एटलीस्ट। तो देखिए फिक्स कॉस्ट जो है 21 है और फिक्स सेलिंग है 21 + 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे यूनिट से ताकि टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाए। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए 53 माइनस 22 माइनस 2 माइनस 1। तो फिक्स कॉस्ट है मेरी 260,000
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 53 माइनस 22 माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो गया 28। देखते क्या आंसर आता है। 26,000 डिवाइड बाई 28, तो उससे तो इसका डी आएगा। तो 260,000 डिवाइडेड बाई 28, तो ये है हमारा 9285.7। अब यूनिट्स ऑब्वियसली डेसिमल्स भी नहीं होते, डेसिमल के बाद 7 है तो 9286 हो जाएगा। The budgeted income statement of J Limited shows the following: sales, variable cost, fixed cost, profit for the year, margin of safety in dollars। अब इसके दो फॉर्मूला होते हैं, या तो सेल्स रेवेन्यू ब्रेक इवन रेवेन्यू या वैल्यू। ब्रेक सॉरी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स को अगर हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट से करवा दें, माय बैड। आप लोग देख सकते हैं इतना तो डेटा ही नहीं दिया हुआ, तो ये फॉर्मूला तो यूज नहीं हो सकता। तो हमें सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन रेवेन्यू, अच्छा ब्रेक इवन रेवेन्यू भी या तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशियो से आ जाता है, या ब्रेक इवन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से करवाने से। लेकिन और मेजोरिटी आप लोग ब्रेक इवन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस यूज कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ लिमिटेड डेटा दिया हुआ है। तो एमसीक्यूज में मैं आप लोग को भी रिकमेंड करूंगा और अपने स्टूडेंट्स को तो मैं रिकमेंड करता ही हूँ कि देखिए पी2 में आपको किसी चीज मार्जिनल में किसी चीज के दो या तीन फॉर्मूला या पॉसिबिलिटीज हैं, तो अगर आपको कोई एक भी आती है तो दैट्स एक्चुअली मोर देन इनफ। लेकिन एमसीक्यूज में एट टाइम्स वो बहुत लिमिटेड डेटा देके आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो उसमें अगर आपको हर चीज के मल्टीपल जो फॉर्मूलाज है वो सभी पता हो तो आप बेटर ऑफ होंगे अगर आपको एमसीक्यूज में स्कोर ज्यादा करना है। तो पहले मैं इसका ब्रेक इवन डॉलर निकालूंगा 28 का। तो इस पे फिक्स कॉस्ट है मेरी 132,000। ऐसा सीएस रेशो निकालना पड़ेगा। सेलिंग सेल रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसको डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 40%। तो ये हम यूज कर देंगे 40%, या आप 0.4 भी रख सकते हैं। तो ये हो गया 330,000। ब्रेक इवन रेवेन्यू आ गया। अब एमएस डॉलर आपका कुछ भी नहीं है। 400,000 में से 330,000 माइनस कर दें, तो हमारा आंसर 70,000 हो जाएगा। अच्छा, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू फिक्स कॉस्ट टारगेट प्रॉफिट, सेल्स रेवेन्यू रिकॉर्ड फॉर टारगेट प्रॉफिट है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्योंकि इतने फी कैलकुलेट फ्रीक्वेंटली आती नहीं, इसलिए मैं चले फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूँ उसका। फिक्स कॉस्ट ऑफ टारगेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय सीएस रेशियो होता है। यूनिट्स निकालने होते हैं, अगर यूनिट्स फॉर टारगेटेड प्रॉफिट होता तो मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूज हो जाता। अब सीएस रेशियो मुझे निकालना पड़ेगा। तो उसके उसने सेल्स ऑफ वेरिएबल तो प्रीवियस एमसीक्यू की तरह दी नहीं है। लेकिन अब अगर देखें तो आपको ब्रेक इवन रेवेन्यू और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। तो उसने ब्रेक इवन रेवेन्यू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशियो से निकाली होगी।
अगर मुझे सी एस रेशियो चाहिए तो 180,000 डिवाइड बाय 300,000 हो जाएगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन है, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना चाहे तो कर ले, वरना 0.6 है, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका 60% भी आ सकता है। अब ये एमसीक्यू बहुत ही ईजी है। ये मैं 29 का आंसर कर रहा हूँ। तो ये है मेरा फिक्स कॉस्ट 180,000 है, टारगेट प्रॉफिट 144,000 है, और उसको आप सी एस रेशियो 0.6 या 60% से कर दे। तो ये आ गया 540,000। बी अब सिलेब 30 बजटिंग है, बजटिंग आपके थ्योरी सिलेबस में नहीं है तो एमसीक्यू अब नहीं करेंगे। तो आई होप सो आप लोग को पेपर क्लियर है, और उससे एमसीक्यूज के आप लोग कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर होंगे। और पहले मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग खुद ये पेपर सॉल्व करें, उसके बाद ये वीडियो देखें। और ये देखिए इस पेपर का थ्रेशोल्ड है, तो इसका 19 पे आपको ए दे रहा है और बी 15 पे दे रहा है। इसका ना जो स्टूडेंट्स इसमें अपियर हुए थे उनको ये पेपर डिफिकल्ट लगा और ट्रिकी लगा, चैलेंज हुए कहीं ना कहीं वो, जब इतना थ्रेशोल्ड लो हुआ। तो अगर आपका पेपर ऐसा डिफिकल्ट आएगा तो आपका थ्रेशोल्ड लो भी हो सकता है, 24 25 भी बने, 26 भी बनाए, ये 19 भी बन सकता है आप लोगों का। लेकिन इससे ज्यादा अगर आप सही करते तो आपको ही फायदा होगा। अल्लाह हाफिज।